ये साधना है, तपस्या है। ऐसे ऊपर ऊपर हाँ आ गया, मुझे गाना आ गया, ये वाली बात नहीं है। तो सुर को मुट्ठी में, जो सुर हम कहे वो सामने आना चाहिए। ऊपर वाला सा आना चाहिए। खरज वाला दैवत लगाओ लगाओ, फट से आना चाहिए चीज, तभी तो सुर हमारे कमांड में रखना चाहिए हमेशा। तुझ मागतो मी आता, मागतो आता तुझ, मागतो मी आता, मागतो आता मज द्यावे एकदंता तुझ, मागतो मी आता। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। नारायणा रमा रमणा, नारायणा रमा रमणा, मधुसूदना मनमोहना, मधुसूदना मनमोहना, करुणाघना नारायणा रमा रमणा, नारायणा। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल HOTC में आपका स्वागत है। संगीतमय वार्तालाप की तीसरी कड़ी में आज हमारे बीच होंगी श्रीमती जयश्री जी सवागुन जी, जो प्रख्यात शास्त्रीय गायिका हैं और संगीत गुरु भी हैं। जयश्री जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल में बुलाने के लिए धन्यवाद। जयश्री जी, चर्चा शुरू करने के पहले अब जैसा कि हमारे अधिकतर श्रोताओं को ये ज्ञात है कि आप प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत गायिका हैं और इतने साल से सब लोग आपको सुनते देखते आए हैं। महत्वपूर्ण इस बारे में ये है कि आपको शास्त्रीय संगीत की शिक्षा कैसे मिली, कब मिली और कैसे आप इस क्षेत्र में आए? जी, मूलतः मैं कर्नाटक से हूँ जी। और मेरे घर में ही संगीत था। मतलब मेरे पिताजी और पिताजी के बड़े भाई लोग गाते थे, ऐसा मैंने सुना है। मैंने तो नहीं देखा उनको। जी जी। लेकिन वो भी भजन वगैरह गाते थे, हारमोनियम बजाते थे। हो सकता है मेरे पिताजी को भी उन्हीं का प्रेरणा मिली होगी। तो जैसे मेरा जन्म हुआ तो मैं तब से मैं देख रही हूँ घर में संगीत का माहौल था, गाना बजाना सुबह से। मेरे पिताजी प्रसिद्ध गायक थे वहाँ के, पंडित पीवी कडलास्कर जी मेरे गुरु और पिता। और सुबह से शाम तक हमारे यहाँ संगीत का माहौल होता था, सीखने आते थे काफ़ी बच्चे। मूलतः मैं कर्नाटक से हूँ, बेलगांव कर्नाटक, मेरा जन्म वहीं से है। और मेरे पिताजी बहुत प्रसिद्ध गायक थे, पंडित देवी कडलास्कर उनका नाम है। उनके भाई, बड़े भाई गाते थे, ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं। और जब से मेरा जन्म हुआ तब से हमारे घर में संगीत का माहौल। पिताजी खुद गाते भी थे, परफॉर्मर थे वो भी, और सिखाते भी थे। सुबह से शाम तक, रात तक हमारे यहाँ संगीत का माहौल हुआ करता था। तो मैं सुनते हुए मैं बड़ी हो गई हूँ, कह सकती हूँ। और लगभग 5-6 साल की उम्र होगी मेरी। मेरी 2 बड़ी दीदियाँ भी, मैं पिताजी के हम 3 कन्याएं थी, उसमें मैं सबसे छोटी। मेरी 2 दीदियाँ थी, वो लोग भी गाते थे और सिखाते थे। और मैं भी दीदी से सीखती थी। वहाँ कर्नाटक में हर साल एक कंपटीशन होता है, आर्ट सर्कल कंपटीशन करके, बहुत फेमस है वो। जगह जगह से लोग आते हैं कॉम्पिटिटर बन के, और सुनने के लिए भी लोग आते हैं। इतना अच्छा होता है, हर विधाओं में होता है कंपटीशन। शास्त्रीय संगीत का भी होता है, सुगम संगीत, और वो भी हिंदी, मराठी, कन्नड़, तीनों भाषाओं में। मराठी के हर विधा में नाट्य गीत है, भावगीत है, भक्ति गीत है, अभंग है, गौड़न है। और वैसे ही
कन्नड़ के हर विधाओं में, हिंदी के हर विधाओं में। तो दीदी और पिताजी तैयारी करवाते थे कंपटीशन के लिए। तो बच्चों के साथ बैठ के मैं जो जो गाते हैं वैसे मैं रिपीट करती थी। तो पिताजी एक बार सुना होगा उन्होंने मेरे ऐसे गाते हुए, फिर उन्होंने बोला कि ये भी अच्छा गा रही है, तो क्यों ना इसको भी हम कंपटीशन में उतार देते हैं। फिर मेरे से पूछा तुम कंपटीशन में गाओगी? 5-6 साल की थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कंपटीशन होता क्या है। मतलब इतना मालूम था कि वहाँ जाके स्टेज पे गाना है बस, वहाँ जजेस बैठे रहते हैं, ये कुछ पता ही नहीं था मुझे। मैंने हाँ बोल दिया। फिर दीदी को बोला इसकी तैयारी करवा दो। तो दीदी ने मुझे एक नाट्य गीत सिखाया, नारायण रमारमणा, शायद सुना होगा आपने, बहुत फेमस नाट्य गीत है। तो सिखाया मैंने, तैयार तो हो गई गाने के लिए। वहाँ जाके स्टेज पे बैठी, फिर घबराहट होने लगी एकदम, इतने सारे लोग और जजेस ये सब। गा दिया मैंने, गाया तो बहुत लोगों की प्रशंसा मिली मुझे। हो सकता है बहुत छोटी थी इसलिए होगा, और दूसरे दिन में पेपर में आया मेरे बारे में, तो बहुत लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे, बहुत अच्छा गाया तुमने। ये आपने बताया आपकी जन्मस्थली बेलगांव कर्नाटक, जी काफी प्रसिद्ध जगह है जब जहाँ तक शास्त्रीय संगीत का सवाल है। बिल्कुल जी। और किसी भी क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत हो, जैसे क्रिकेट में मुंबई का महत्व है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर के जितने शहर हैं, जिसमें बेलगांव भी है, जी वहाँ शास्त्रीय संगीत की एक अपनी अलग महत्व है। मैं कहूँगा अलग खुशबू है। और चूंकि आप वहाँ पे रही हैं, आपका बचपन वहाँ रहा है, आपके पिताश्री और अभी आपने बताया चाचा ताऊ सब वहाँ पे रहे हैं, तो क्या इस संदर्भ में आप कुछ बता सकती हैं कि बेलगांव, अब आप हिंदुस्तान भर उसके बाद रही हैं, गई भी हैं, जी अपने मंचीय प्रदर्शन भी आपने किया है, तो उस तारतम्य में जैसा हम कभी बेलगांव नहीं गए, या नॉर्थ इंडिया के लोगों को बेलगांव का उतना ही पता है जितना शास्त्रीय संगीत के थ्रू पता है, जी। क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ की कौन सी महक है जो अभी भी चल रही है, या कौन से वहाँ के सुप्रसिद्ध कलाकार हुए जिन्होंने देश विदेश में नाम रोशन? जी बिल्कुल। कर्नाटक में बेलगांव तो है, बेलगांव के आसपास आप धारवाड़, हुबली, ये सुना हो, बिल्कुल लगे हुए शहर है सभी। तो वहाँ की प्रसिद्ध मतलब पंडित भीमसेन जोशी जी, क्या हुआ? गंगूबाई हानगल जी, अभी प्रसिद्धि में है। पंडित वेंकटेश कुमार जी है, जी, जी। जयकीर्त मेवुंडी जी है। और कर्नाटक में तो बेलगांव में तो मेरे गुरु भाई है, पंडित प्रभु धोत्रे जी है, तो आजकल काफ़ी वो गा रहे होगी। ऐसे कई नाम ही हो जाएगा, नाम बताते रहेंगे तो काफ़ी लोग हैं। तो और सबका सानिध्य मुझे मिला है, मतलब जहाँ भी हम कंपटीशन या प्रोग्राम के लिए हम जाते थे, पैर छूने के लिए मतलब हम पीछे नहीं रहते थे, बिल्कुल जाके हम मिलते थे, पैर छूते थे। एक बड़ा आशीर्वाद उनका मिला है हमारे ऊपर। मेरा सवाल ये था कि वहाँ क्या चीज अलग करती है बेलगांव, धारवाड़, हुबली को बाकी जगह से, क्योंकि मेरा जहाँ तक ज्ञान है उन लोगों की गायकी में एक अलग दम रहता है। गायकी में दम वो तो है ही, सबका मतलब है तो वही सारेगामा है तो वही। पधानीसा, लेकिन सबका स्टाइल अलग अलग है। जी जी। हाँ, वहाँ की महक अलग है। और तैयारी कहिए, जो भी है तैयारी तो खैर सारे कलाकार करते हैं, जी जान लगा के करते हैं, रियाज करते हैं। और एक चीज़ और, मराठी और कन्नड़ सभी सभी गाते हैं वहाँ पे। सुगम संगीत की बात कर रही हूँ मैं। सुगम संगीत में मराठी के हर विधाएं आपको बहुत अच्छे से सुनने को मिलेगा, कन्नड़ की हर विधाएं आपको सुनने को मिलेगा। हिंदी तो खैर है ही हमारी राष्ट्रभाषा, वो भी गाते हैं। अब आपके मूल फिर से बाल्यकाल पे आ जाते हैं। जी जो भी प्रतियोगिता में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी सराहना, आपको प्रशंसा सब लोगों ने करी, मीडिया ने भी करी, ये सब का ज्ञान ही नहीं रहता था, मैं ऐसा मानता हूँ। आपने विधिवत संगीत, शास्त्रीय संगीत कब सीखना चालू किया, भले ही घर में हो? जी सीखी हूँ मैं पिताजी से ही जी। आखिरी तक भी मैं पिताजी से ही सीखी हूँ, उनकी आखिरी तक। और वही एक घटना जो मैंने बताया ना आपको, नाट्य गीत से शुरुआत हुई।
हो सकता है उसी नारायण गाने से ही मेरी शुरुआत हो गई। फिर पिताजी को भी अच्छा लगा, मतलब उनको लगा होगा कि सीख सकती है, कुछ कर सकती है आगे, ऐसा कुछ लगा होगा। फिर उन्होंने मेरी दीदी से जो मैं सीखती थी उन्होंने अपने बैच में ले लिया। तो ऐसे हम मेरी उम्र की 4-5 लड़कियों का एक बैच था, उसमें मेरी विधिवत शुरुआत हो गई सरगम से बिल्कुल। और मैं कहने से पिता पुत्री का नाते से ज़्यादा हमारा गुरु शिष्य का नाता ज़्यादा था। वाह, क्या बात है। जब भी हम बात करते थे संगीत की ही बात करते थे, बाकी तो घर में ही रहते थे वो नहीं, लेकिन वो क्लास लेने बाहर भी जाते थे। मैं 1 मिनट यहाँ पे आपको टोकूंगा। जी एक जगह आपने हाँ सार्वजनिक जगह पे कहा है, मुझे ध्यान है जी कि पिताजी कम थे और गुरु ज्यादा थे। बिल्कुल, अभी भी मैं वही बोल रही हूँ। हाँ जी। और अनुशासन में मेरी शुरुआत हो गई। जी। और उस समय हम रेडियो बहुत सुनते थे और सुनाते थे पिताजी। रेडियो हमेशा ऑन रहना चाहिए। सुबह जो प्रोग्राम्स आते हैं और दोपहर में शास्त्रीय संगीत आता था, उसमें उनका आने का टाइम और वो रेडियो ऑन होने का टाइम एक ही होता था। मतलब बिल्कुल टाइम की बिल्कुल पाबंदी उनके लिए पक्के थे। 12 बजे घर आना है, मतलब 12 बजे घंटी, साइकिल की घंटी बजती थी उनकी। तब रेडियो में जो शास्त्रीय संगीत आता था, आने के बाद ज़रूर पूछते थे कि कौन गा रहा है, कौन सा राग आ रहा है इसमें। तो बिल्कुल मुझे कान लगा के सुनना पड़ता था कि डर बैठा रहता था कि आएंगे और पूछेंगे ज़रूर, और हमको उत्तर देते आना चाहिए। देते आना भी चाहिए। कई बार मतलब डर के मारे में एडवांस में ऑन करके रखती थी कि अनाउंसमेंट सुनूं मैं। जी जी। हाँ, और ताल क्या बज रहा है, कई बार कलाकारों को भी पहचानो कि तबला कौन बजा रहा होगा। इतना भी उनका ये था कि कान पक्के करो हमेशा। वो बात मुझे अभी भी याद है। सुर अगर तुमको गाना है, कान हमेशा पक्का रखो। अच्छा। कान खोल के रखो, किस सुर में गा रहे हैं, कौन सा ताल बज रहा है, कौन गा रहे, कौन सा राग गा रहे। और उस समय ऐसा कोई चैनल टीवी वगैरह कुछ नहीं था, देखने लायक कुछ नहीं, देखने लायक सुनने ही लायक था। और नहीं, हम तो लाइव सुनने जाना पड़ता था जी। उस समय। न कोई गाड़ी की सुविधा वगैरह कुछ नहीं था, और हमको पैदल जाते थे, ऑटो करके जाते थे। मतलब हमारी ग्रुप की लड़कियां सबको बोलते थे आज शाम को 7 बजे फलाना कलाकार आ रहे और आप सभी वहाँ मिलोगे सुनने के लिए। और खुद पिताजी भी आते थे और हम भी सुनते थे कलाकारों को। बस सुनना ही नहीं, दूसरे दिन क्लास में उसके बारे में विमर्शात्मक बातचीत हमारी चलती थी। क्या गाया उन्होंने, कैसे गाया, यही राग आप लोग भी गाते हो, कैसे गाते हो, आपके अंदर सुधार और क्या आना चाहिए, इस सुर को कैसे लेना चाहिए, इस जगह पे कैसे ठहराव आना चाहिए। वाह। पूरी मतलब डिटेल में विमर्शा होती थी। मतलब 24 घंटे आपके यहाँ संगीत ही चलते रहते। बिल्कुल, मैं और इसलिए इसीलिए ये तालीम आप तक आई। जी 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 और ये जो अभी आपने बताया कि आपको पैदल जाना पड़ता था, रिक्शा या जो भी सुविधा उस समय बड़ी कम थी, जी ये भी एक तैयारी का ही हिस्सा है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं इसलिए वो चीज़ याद करती हूँ। आज हम घर बैठे बैठे सुनते हैं, जो कलाकार आपको चाहिए आप नाम टाइप कर दीजिए, आपको मिल जी। जाएंगे। लेकिन उस समय वो कलाकार आ रहे, मतलब वो उत्सुकता। अभी मुझे एक वो किस्सा याद है। एक कलाकार संघ है बेळगांव में, कलाकार संघ का वार्षिक उत्सव होता है। वार्षिक उत्सव में अच्छे अच्छे कलाकार बाहर से आ रहे थे। उसमें पंडित जसराज जी थे, पंडित भीमसेन जोशी जी थे, मतलब ऐसे दिग्गज कलाकार थे। और मैं गई थी बाहर में, मेरे भैया के यहाँ कहीं गई थी मैं। तो पिताजी तुरंत मैं गई तो दूसरे दिन मुझे वहाँ से बुलवा लिया, तुमको आना पड़ेगा, कलाकार संघ का प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। वाह। मतलब ये जो इवेंट्स होते थे उसका एक अलग महत्व चलता था, महत्व चलता था, क्योंकि उसके अलावा हम कोई और वो था ही नहीं जरिया सुनने के लिए। या तो टेप रिकॉर्डर में सुनो, उससे तो अच्छा इसका लाइव मतलब सुनो आपने ना। काफी बड़े और उसके कलाकार, बड़ा ही होता है कोई भी, बड़े कलाकारों को आपने समक्ष जी जी सुना है, सानिध्य आप मिला मिले सही हैं में। और उनसे आशीर्वाद भी लिया है। और शायद इन्हीं आशीर्वाद का परिणाम ही ये सब होता है कह जो सकते हैं। किसी फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे हमको आज देखने को मिलता है जी कि जयश्री जी का गाना है तो सुनने जाना है।
लेकिन उसके पीछे की तप और साधना जो है वो बहुत बड़ी बिल्कुल चीज बिल्कुल। होती है। इसी तारतम्य में मेरा एक और सवाल है, चूंकि आप कर्नाटक से हैं, जी। क्या आपकी कर्नाटक संगीत पद्धति में भी कोई शिक्षा, अभ्यास, रियाज रहा है? नहीं, अच्छा, कर्नाटकी नहीं सीखा, मैं हिंदुस्तानी ही सीखा है। आपने हिंदुस्तानी जी। नहीं सीखा? हाँ। क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है, जो लोग उस में रहते हैं हाँ। वो दोनों विधा में, ठीक है, किसी का प्रदर्शन कर्नाटक संगीत में रहता है, किसी का हिंदुस्तानी में हाँ, रहता है, हिंदुस्तानी। बट सीखते वो दोनों हैं। जी। आज भी कई कलाकारों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, जो दोनों विधाओं में पारंगत है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आपने लगातार, जिसे कहते हैं ना, गहन शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा गुरु में शिष्य परंपरा। लगभग कितने समय तक ली हो, कितने साल? स्टार्टिंग मेरी वही 5-6 साल से जो शुरू हुई थी, जी और 20 साल में मेरी शादी हो गई। जी जी। लगभग 15 साल में पिताजी से सीखी हूँ। 15 साल सीखे हैं। 15 साल। उस दौरान आपने मंच के प्रदर्शन किए वहाँ पे हैदराबाद? मंच प्रदर्शन कम ही किया है, क्योंकि कम। सीखने का वो पीरियड था। हम्म सीखना और सुनना। हम्म, दूसरी जगह भी हमको ले जाते थे, जैसे हुबली सवाई गंधर्व, आपने सुना होगा। जी सवाई गंधर्व फेस्टिवल होता है जी 3 दिन का, जी। मतलब एक फेस्टिवल ही हाँ, म्यूजिशियंस के लिए वो इतना बड़ा उत्सव फेस्टिवल ही है वो। बहुत उत्सव, मतलब ऐसा, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं। जी मतलब जी। इतने पूरे दिन रात, उस समय दिन के राग, रात्रि के राग, पूरे मिडनाइट, मतलब पूरे रात भर जागना, सुबह तक। बहुत अच्छा एक आनंददायक माहौल था वो। पिताजी के साथ जाके, पिताजी का भी प्रोग्राम हुआ करता था वहाँ पे, सवाई गंधर्व में गाया है, तो उनके साथ में जाती थी, सुनती थी सबको, बहुत अच्छा लगता था। तो इसी में टाइम निकल गया। उस समय कम ही मैंने प्रोग्राम्स दिए हैं वहाँ पे। 15 साल आपने अपने पिताजी और गुरुजी से सीखा। जी। कौन सा ऐसा समय था जहाँ आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे थोड़ा आता है, या गुरुजी को ऐसा लगा होगा कि इसको अब थोड़ा आता है? क्योंकि गुरुजी जो होते हैं, गुरु लोग, वो कभी ऐसे संतुष्ट तो होते नहीं, सही बात। और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, पर किसी स्टेज पे उनको भी अंदर से लगा होगा कि जयश्री अब गा सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा। गुरु तो कभी संतुष्ट होते नहीं होते हैं, नहीं है। क्योंकि आज मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं भी अपने बारे में बता रही हूँ। संतुष्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं कमियां तो रहते हैं, थोड़ा सा ये होना चाहिए था, थोड़ा सा ये होना चाहिए था, वो वाली बात। और जब गुरु संतुष्ट नहीं है तो हमारे अंदर तो हिम्मत होती ही नहीं है, और क्या तैयारी करना चाहिए। और उस बात पे मैं एक किस्सा मैं सुनाऊंगी आपको। जी जैसे मेरी शादी तय हो गई, 20 साल की थी मैं। मन में एक डर था कि शादी के बाद पता नहीं मेरा गाना होगा कि नहीं। हालांकि बातचीत तो हुई थी, और बचपन से मुझे देखे देखे थे मेरे ससुराल वाले, तो उनको बहुत अच्छा लगता था गाना, और ये गाने का माहौल, हमारा घर, ये सब। उन्होंने 100% उन्होंने बोला था कि आगे तुमको जो करना है करो, सीखो सिखाओ, या जॉब करना है करो, म्यूज़िक में जो भी है। फिर भी मेरे अंदर एक वो था। फिर पिताजी से मैं डरते डरते मैंने बोला, क्या मैं आकाशवाणी का फॉर्म भर सकती हूँ क्या? मतलब ये कुछ तो लिंक से मैं जुड़ी रहूँ, ताकि उसके बहाने मैं रियाज़ करती रहूँ, गाती रहूँ। ये पिताजी बोले, नहीं अभी नहीं, अभी उतनी तैयारी हुई नहीं तुम्हारी, ओ सुर और पक्के करो और रियाज़ करो, बस वही बात। फिर उसके बाद नहीं पूछा मैंने उनको। फिर जैसे शादी हो गई मेरी, फिर उन्होंने बोला भर दो तुम फॉर्म। फिर उनके सामने ही मैंने भर दिया। आकाशवाणी धारवाड़ में मैं वहाँ सिलेक्ट हो गई। अच्छा। सबसे पहले सुगम संगीत में दिया था मैंने, फिर वहाँ सिलेक्ट हो गई, वहाँ गाती रही। और मेरी खुशकिस्मत ये है कि ससुराल में तो लगातार मेरा है ही। तो शादी के उपरांत आपने जो फॉर्म भरा कर्नाटक आकाशवाणी धारवाड़, मंचीय प्रदर्शन, क्योंकि बहुत से लोगों ने आपको मंच पे देखा है आज, वो भी तो कभी शुरू हुआ होगा? जी, कर्नाटक में तो मैं वैसे गाती ही थी, मतलब पिताजी जहाँ जाते थे मुझे ले जाते थे, छोटे मोटे प्रोग्राम्स वगैरह वहाँ भी किया है मतलब मैंने। पिताजी के साथ पिताजी के साथ भी पीछे जाती बैठ थी, के? और जहाँ मौका मिले वहाँ कलाकार संघ में भी मेरा हुआ जी था। जी। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स में मैंने गाई हूँ, क्लासिकल भी और सुगम संगीत भी गाई हूँ, मराठी, कन्नड़, हिंदी सब कुछ गाई हूँ।
और उसके बाद शादी हो गई। मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जी जी। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगह पे हम घूमे हैं। पहले महाराष्ट्र में, फिर जी। उसके बाद मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश में आने के बाद थोड़ी सी मेरी दिक्कतें मैं बताती हूँ। मुझे हिंदी नहीं आती थी उस समय, अच्छा। बिल्कुल ही नहीं आती थी। मराठी भी नहीं आती? मराठी आती थी, अच्छा। पर यहाँ तो हिंदी बोलना पड़ेगा। यहाँ तो हिंदी बोल। हाँ, तो हिंदी नहीं आती थी। फिर यहाँ आके मैं थोड़ी सी ऐसी रहती थी कि मुझे एक तो भाषा का प्रॉब्लम, आपको अभी देख के कोई बोल नहीं सकता आपको। इसीलिए मैं ये बात बता रही हूँ। और भाषा का प्रॉब्लम, मुझे हिंदी नहीं आती थी, इसलिए घर ही घर में बैठना। और मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ प्रोग्राम्स भी होते हैं कि नहीं। मतलब उससे मैं थोड़ा मैं मिस कर रही थी संगीत। यहाँ पे पता नहीं संगीत का माहौल कैसा है, क्या है। और बहुत कभी कभी भारत भवन वगैरह जाके हम सुनते थे। किसी की पहचान नहीं थी मुझे यहाँ पे, बिल्कुल मैं अनजान सी थी यहाँ। और उस दौरान मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया गुजरात। ओ, फिर वो अकेले चले गए, मैं यहाँ रही मेरे बच्चों के साथ। फिर वो जाने से पहले उन्होंने बोला कि तुम बोर हो जाओगी तो एक म्यूज़िक क्लास शुरू कर दो तुम। हालांकि क्लास लेना मुझे मेरे पिताजी ने ही सिखाया था कैसे, क्योंकि उनके पास इतने विद्यार्थी आते थे, उनके पास टाइम नहीं था। फिर वो शुरुआत हमसे किया था उन्होंने, तुम सिखाना शुरू कर दो बच्चों को, छोटे बच्चों से शुरुआत। ऐसे सरगम और बिगनिंग राग वगैरह मैं सिखाती थी। फिर उसके बाद पिताजी के पास उनको मैं भेज देती थी। तो सिखाने का थोड़ा सा मुझे था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो टोटली मैं, अरे मेरी तो भाषा नहीं आती, मैं क्या सिखाऊं। लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा वो है, उन्होंने बोला कि नहीं तुम सिखाओ, तुम म्यूज़िक में रहोगी, तुम खुश रहोगी। तो शुरुआत उन्होंने करवा दिया, एक छोटा सा बोर्ड लगा के घर के सामने टांग दिया। तो ऐसे 2-4 लड़कियों से मेरी शुरुआत हो गई। तो जो शुरुआत हो गई, मुझे खुद पता भी नहीं चला मैं कैसे हिंदी सीखी बच्चों के साथ बात करते करते। और बच्चों से 4 लड़कियों से जो शुरुआत हुई थी, वो तो अभी निरंतर शुरू है। दो शब्द, दो टर्म्स जिसे कहते हैं वो मैं यूज करूंगा अभी। एक तो घरानेदार गायकी और दूसरा गुरुमुखी विद्या। जी अब चूंकि आप गुरु शिष्य परंपरा में इतने साल रहे हैं और आपको उसका अच्छा खासा, मतलब आपने शिक्षा ही उसी तरह से ग्रहण करी है, तो शायद आप इन दो चीज़ों पे अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं जी कि घरानेदार गायकी क्या होती है और क्यों अलग अलग घराने होते हैं, और गुरुमुखी विद्या जो शास्त्रीय संगीत, संगीत दुनिया में हर कहीं सीखा जाता है, जी इसी को क्यों गुरुमुखी विद्या, फिर वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो चाहे कर्नाटक शास्त्रीय, है वो गुरुमुखी विद्या। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? गुरुमुखी विद्या इसको इसलिए बोलते हैं कि गुरु के सामने बैठ के सीखना। जी एक गले की तैयारी जो होती है, गाने से पहले गले की तैयारी बोलते हैं। जी गले तो वैसे तो बात तो हम करते ही है, इतनी दिन भर की आवाज़ें हम सुनते हैं। लेकिन ये जो गाना होता है ना, गाना मतलब गाने के अंदर और टेक्निक्स अलग अलग होती है। मुर्कियाँ हम बोलते हैं, हाँ, मींड होती है, गमक होता है, आंदोलन होता है, कर्ण स्वर होता है। ये सब क्या होता है, हम सिर्फ सुनने से, सामने बैठ के सुनना चाहिए। गुरुमुखी गला कैसे तैयार किया उन्होंने। अभी हम खुद सिखाने के लिए बैठते हैं तो हम घड़ी नहीं देखते, पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल जाता है। वो इतनी चीज़ें होती है उसमें। तो कैसे मुंह खोल के गाना चाहिए, ओ, तो उसमें भी एक टेक्निक होती है ना, कहीं करके गाते हैं, प्रॉपर मुंह खोलते नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या जैसे सारे गामा किसी को गाना हो, हाँ, कैसे प्रॉपर उसका? सारे ग म प ध नि सा, ये तो गाते ही है। जी इसके अलावा आकार होता है। नहीं, अभी आपने जैसे बोला कि मुंह खोल के प्रॉपर गाना है, तो उसी तरह से आप जैसे गाते हैं वैसे सारे गामा आप गा के दिखाइए। जी, सारे ग म प ध नि सा, ये होता है। ये तो जी। सुर में हम गा रहे हैं, इसको हम आकार में गाएंगे। आ आ, ये प्रॉपरली मुंह खोल के गाना। जी जी इसी में कई लोगों की एक विकृतियां होती है, उनकी आदत रहती है ऐसे गाते हैं, दांत मींच के गाना। तो ये सब उनकी आदतें छुड़ाना, तो उसके लिए सामने गुरु होना चाहिए।
यह आपने बहुत ही साधारण शब्दों में बता दिया कि गुरुमुखी विद्या क्या होती है। गुरुमुखी विद्या। क्योंकि जब तक हम गुरु के सामने नहीं बैठेंगे, ये सारी हमारी विसंगतियां जी सब में होती है, हमारे में भी है, सभी में आज होती है। तब तक दूर नहीं हो सकती। जी जी इसलिए इसको गुरुमुखी विद्या कहा जाता है। घरानेदार गायकी के संबंध में या उसके महत्व के बारे में आप क्या कहना है? घरानेदार संगीत ये होता है, घराना संगीत यानी घराना नाम दिया गया है। दिल्ली घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला, किराना, ये सब है। हालांकि है तो सारेगामापधनिसा वही है, सभी में हर घराने में वही गाते हैं, वही भूपाली यमन गाते हैं, वही राग गाएंगे, वही सुर गाएंगे, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि दाल चावल सबके घर में बनता है, आपके घर में बनता है टेस्ट अलग, हमारे घर में बनता है टेस्ट अलग, और किसी के यहाँ बनता है टेस्ट अलग। वही दाल, वही पानी, वही चावल, सब वही यूज़ करेंगे, लेकिन टेस्ट अलग अलग होता है। ओके, कुछ तो अलग आपने इसमें ऐड कर दिया होगा, टेस्ट अलग आ रहा है, ऐसा होता है ना। जैसे सुनते ही पता चलता है कि ग्वालियर घराना है, सुनते ही पता चलता है किराना घराना, मतलब वो पेश करने का तरीका अलग अलग होता है। और जो नाम रखा है उनके उनके अपने अपने प्रांत का नाम उन्होंने रख दिया है, वो अलग बात है, लेकिन वही प्रेजेंट करने का तरीका है, वही घराना है। हमारे शास्त्रीय संगीत को सृजनात्मक कला भी कहा जाता है, बिल्कुल। या रचनात्मक कला। रचनात्मक। देखिए, सुनने में तो ये हिंदी का शब्द बड़ा अच्छा लगता है, या क्रिएटिव जो होता है, वी कैन से कि ये क्रिएटिव है। जी बिल्कुल। एक्चुअल में क्रिएटिव होता क्या है? क्रिएटिव यानी देखिए, सारेगामा तो वही है जी, विलंबित एक ताल वही है, वही 7 सुर है। वो 7 सुर से 1 घंटा कैसे गाते हैं? जो नया कोई है आदमी, उनको अगर बता देंगे तो आश्चर्य होता है, अभी भी होते हैं। हम यही हम आपसे सुनना चाहेंगे जी, क्या आश्चर्य होता है। सीखने आते हैं मेरे पास, जी। तो बोलते हैं 1 घंटा क्या गाते हैं, है तो वही सारेगामापधनिसा, इसमें 1 घंटा आप क्या करते हैं? यही तो विचार से गाना, विचार क्रिएट अपने आप होते जाता है। कोई एक राग हम पेश कर रहे हैं, राग में पहले राग में स्टडी करना पड़ता है। राग फलाना कोई राग हमने उठा दिया, उस राग यमन की बात कर रहे हैं। राग यमन किस थाट से आया है और किस समय में इसको गाया जाता है, इसके वादी संवादी क्या है, इसके ठहराव कहाँ पे है, इसमें कौन सा सुर यूज़ किया जाता है, कौन सा सुर यूज़ नहीं किया जाता है, कौन सी सुर पे ज़्यादा रुकना चाहिए, कौन सी सुर पे ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, इन सब के बारे में स्टडी करना पड़ता है। यमन यानी केवल यमन नहीं है, यमन कौन सी बड़ी बात है बोलते, लेकिन यमन गाने के लिए भी सोचना पड़ता है। कोई राग हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी जी। राग को पहले मैं स्टडी करती हूँ, वैसे मैं स्टूडेंट्स को भी वही सिखाती हूँ। कभी भी मंच पे उतरने से पहले राग के बारे में स्टडी करो, कहाँ हमें रुकना चाहिए, कितना रुकना चाहिए, वादी संवादी के अलावा न्यास स्वर कौन कौन से है, क्या होता है, ये सारी चीज़ कब गाना चाहिए। तो ये चीज़ रचनात्मक, आपने बोला ना रचनात्मक, वो अपने आप दिमाग में वो अपने आप क्रिएट होता जाता है लेते लेते। वो अभी आपने घराने की भी बात किया था, वो भी आ जाते हैं। किराना घराने से मैं बिलोंग करती हूँ। जी जी। किराना घराने में क्या है, स्टेप बाय स्टेप सुर को पिरोना। तो राग क्या है, 3 सप्तक में गाया जाता है या केवल 2 सप्तक में गाया जाता है, तो उसके अनुसार हम एक एक सुर मंद्र से, मध्य से, तार से पिरोते पिरोते गाना, तो 1 घंटा पता ही नहीं चलता है कि एक राग हम 1 घंटे तक कैसे गाए। यही रचनात्मक है। आपने 3 सप्तक के नाम लिए जी, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सारे विद्वान, उस्ताद या गुणी लोग, ज्ञानी लोग ये बोल के गए हैं, आप शायद ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं कि यदि किसी को तार सप्तक में स्वर ले जाने अपने, तो उसको खरज का अभ्यास करना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल जीवन में आप महत्व इस उद्देश्य से बताएं जिसका बेनिफिट हमारे श्रोता लोगों को। तार सप्तक गाने के लिए खरज का कितना महत्व है और उसके अभ्यास का कितना महत्व? जी, सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि कई बिगनर्स भी सुन रहे होंगे, इस चैनल को देख रहे होंगे जी। तो उनके लिए मैं बताती हूँ, जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना आप ऊपर तक पहुंच जाओगे, ऐसा गुणी जनों ने कहा गया है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और सबसे पहले खरज का अभ्यास बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठ के करोगे, टिक के नहीं बैठना चाहिए, सबसे पहली बात। और मुंह खोल के गाओगे, सा तक ठीक है, सा से आप नीचे उतरोगे,
तो सुर पेट से निकलते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे आ, हम गले से गा रहे हैं। आ, आ, ये अब मैं गाई हूँ पेट से। इससे और नीचे जाएंगे तो आ, आ, क्या बात है। ये पेट से गाना एकदम एक भारीपन आ जाता है। पेट से गाना, पेट से गाना, जितना आप नीचे उतरोगे आप खरज सुर तक आप आसानी से आप पहुंच जाओगे। ऐसे सुर का एक एक सुर अभ्यास करते करते तार तक आप पहुंच जाओगे। आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप ऊपर भी पहुंच जाओगे तार सप्तक में। वाह, ये चीज है। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब सुरों का अभ्यास या गले की तैयारी जी, ये तीनों सप्तक में करना जरूरी है, जरूरी और है। मंद्र में जितना करेंगे उसका उतना बेनिफिट तार सप्तक में भी मिलेगा। देखिए जरूरी है ही, क्योंकि गाने ऐसे है ना, गाने पूरा ऐसा घूमता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता जी है। जी। तो इसलिए गले को उतनी तैयारी करके रखना चाहिए, नीचे भी जाओ ऊपर भी जाओ। जैसे हम कहे वैसे गला मानना चाहिए, वैसे सुर मानना चाहिए। सुर को भी उतनी ही मुट्ठी में रखना वो भी जरूरी है। शुरू शुरू में तो सुर हमको नचाते हैं। अच्छा। बिल्कुल पकड़ में नहीं आते सुर, ओ, बहुत चंचल होते हैं। लेकिन डटे रहने, एक साधना क्यों कहा गया है संगीत को? हाँ, ये साधना है, तपस्या है। ऐसे ऊपर ऊपर हाँ आ गया मुझे गाना आ गया, ये वाली बात नहीं है। तो सुर को मुट्ठी में, जो सुर हम कहे वो सामने आना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात हाँ। शायद आपने बताई। प बोलो तो प आना चाहिए, ऊपर वाला सा आना चाहिए। खरज वाला धैवत लगाओ लगाओ, फट से आना चाहिए चीज। तभी तो सुर हमारे कमांड में रखना चाहिए हमेशा। और उसके लिए सतत अभ्यास है। सतत अभ्यास, सतत मतलब ऐसे ही माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, दिन भर दिमाग में वही चीज, कौन सा राग, कौन सा ताल, कौन सा लय, कौन सा सुर। इसके अलावा कोई सोच था ही नहीं है। वो आदत मैं अभी भी रखी हूँ। किचन में मैं काम करती रहती हूँ, हमेशा किसी न किसी का गाना चलता ही रहता है। सुबह उठ के जब भी मैं फ्री रहती हूँ, गाना तो मैं, गाने से मैं कभी बोर नहीं होती। नहीं, ये बोर होने वाली चीज ही नहीं चीज है ही मेरे नहीं, ख्याल से। बोरियत को भगाने वाली चीज है। बोरियत को भगाने वाली चीज है। जी शुरुआत आपने करी थी, जैसा आपने बताया 5-6 साल की उम्र में, जी। नाट्य संगीत से। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, आपने ही मेरे सारे सवाल खुद ही छीन के रखे हैं। तो ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, या लगभग बहुत से लोगों का ऐसा मानना होगा, कि जिसको हम नाट्य संगीत बोलते हैं या लाइट म्यूजिक बोलते हैं या फिल्मी संगीत बोलते हैं, गजल भी बोलते हैं जी, इन सब की उत्पत्ति तो स्वरों से ही हुई। बिल्कुल। उससे बाहर तो कुछ है नहीं। नहीं, फर्क मेरे हिसाब से इतना सा रहता है कि जो लाइट म्यूजिक है या फिल्मी संगीत या गजल, वो मनोरम ज्यादा रहता है जी, वो जन साधारण तक ज्यादा पहुंचता है। लेकिन जन साधारण जो उसको सुन रहा होता है, उनको ये पता ही नहीं रहता कि ये वही स्वर है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं उन चीज़ों को मैं अलग अलग आपको बताना चाहती हूँ। शास्त्रीय संगीत जी। वो नाम में ही है शास्त्रीय, शास्त्रोक्त तरीके से गाना। वाह वाह। अभी आप यमन राग के बारे में बता दिए। यमन राग में क्या क्या है? मध्यम तीव्र है, गंधार निषाद वादी संवादी है, रात्रि के प्रथम प्रहर का राग है, और कल्याण थाट का राग है। मतलब उसके अनुसार इसमें मैं अपने तरफ से कोई फेरबदल नहीं कर सकती हूँ। एक इसको अपन थोड़ा और आसान करते हैं, जी यमन ही ले लेते हैं। बिल्कुल। शास्त्रीय संगीत की 3-4 विधाएं, संगीत की जो 3-4 विधा की बात करी, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, नाट्य संगीत वगैरह, गजल, जी एक एक लाइन, हाँ, तीनों चारों चीजों में आप बता दें, शायद वो सुनने में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम राग यमन शास्त्रीय संगीत से शुरुआत करते हैं। छोटा सा मैं स्वर विस्तार में बताती हूँ। जी, यमन जी। राग में शास्त्रीय संगीत की बात मैं करूँ, नी रे गा मा गा
म ग रे नि ध नि रे ग रे सा। वाह। ये स्वर विस्तार छोटा सा मैंने आपको बता दिया। ये यमन राग अपन ने। यमन राग, इसी यमन राग में एक मराठी गाना है, बहुत प्रचलित राग गाना है, जी लता जी ने गाया हुआ। जी। तुझ मागतो मी वाह। आता, मागतो आता तुझ, मागतो मी आता, मागतो आता मज द्यावे एक दंता तुझ, मागतो मी आता। ये लोगों को स्वर विस्तार जल्दी समझ में नहीं आएगा, मागतो मी आता जल्दी समझ में आएगा। एक तो दो चीज इन्वॉल्व है उसमें, भक्ति भी है, भक्ति भी है, गणेश वंदना भी है। गणेश वंदना है, और इसमें एक रंजकता होती है। रंजकता रंजकता। सुर में ही रंजकता है। हाँ। हालांकि रंजकता के अलावा नहीं तो आप पढ़ रहे हो सुर ऐसा लगेगा सारे ग म प ध नि सा पढ़ रहे हम, एक रंजकता के साथ गाना सारे ग म, ये बहुत अच्छा। एक स्वीटनेस के साथ गाना। और अगर नहीं है तो ये पढ़ रहे हो आप, बस किताब देखिए ऐसा कोई होता है। फिल्मी गाना, फिल्में राग यमन में। यमन में जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो क्या बात। नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। वाह। एक गजल था ये, जब दीप क्या बात जले है। आना, जब शाम ढले आना, ये फिल्म में। बहुत बढ़िया। ये गाने जो फिल्म के थे या जो नाट्य संगीत था, ये इतने अमर हो चुके हैं, बिल्कुल। और उसमें राग यमन का शायद सबसे बड़ा योग। देखिए, गाने वालों जो आर्टिस्ट थे, जो कंपनीज थे, उनका तो योगदान है ही, बिल्कुल जो म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे होंगे, वो मिठास था ये पहले के वो गानों में। मिठास था ही। अब हम थोड़ा सा शिक्षा की तरफ मुड़ते हैं आगे। जी आज आप अपना विजयश्री संगीत विद्यालय भी संचालित कर रही हैं, जी, और पिछले काफ़ी समय से कर रही हैं। 10-15 साल हो गए मुझे। उतना तो मैं भी देख ही रहा हूँ, और काफ़ी मेरा करीब से देखना भी रहा है विजयश्री संगीत विद्यालय को। तो एक तो संगीत की विद्या आपके लिए क्या मायने रखती है, विद्या देना? आप तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा मेरे मुश्किल से, है। क्योंकि क्या मायने रखता है, मतलब बहुत बड़ा सवाल है ये। जी जी। क्योंकि उसी में संगीत, ये कहो कि संगीत के साथ उठती हूँ, संगीत के साथ सोती हूँ, जी। तो मेरे लिए क्या मायने हो सकते हैं आप खुद ही कल्पना कर लीजिए। मतलब जीवन और श्वास का अनुभव है, बस संबंध। संबंध है। हाँ, और दिन भर मेरे साथ भी मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं। गुरु बनना भी मतलब एक बहुत अच्छा लगता है। हर तरह के स्टूडेंट्स है, उन जिज्ञास से उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करना, मतलब उसके साथ हमें खुद पढ़ाई करना पड़ता है। उनके अंदर क्या सवाल है, जैसे आप मुझे सवाल कर रहे हैं अभी, जी जी। ऐसे उनके अंदर भी सवाल, कई रागों को लेके, सुरों को लेके सवाल, तो उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए उसके लिए। अच्छा, उनकी जिज्ञासा भी अलग अलग लेवल की होते होती हैं, होगी, क्योंकि वो बिल्कुल खाली आते हैं यहाँ पे जी। उनको कुछ नहीं पता है इसको कैसे गाया जाता है, क्या करते हैं। तो बिल्कुल बिगनर से लेके मेरे पास काफ़ी सीनियर तक स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनके साथ में खुद भी, अगर आप कहो तो एक शिष्या बन के ही मैं सिखाती हूँ। ये बोलने में कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पहले करना पड़ता है इतने बड़े बड़े राग करने के लिए, सिखाने के लिए खुद मुझे पहले तैयार प्रिपेयर्ड मुझे होना पड़ता है पहले। मेरा ये मानना है कि जब हम सिखा रहे होते हैं, और जैसा आपने अभी कहा कि उनसे ज़्यादा तैयारी हमको खुद को रखनी पड़ती है, करनी पड़ती है, और शायद उसका 5 या 10% भी उन लोगों को दे नहीं पाते होंगे, या वो नहीं ले पाते होंगे, जो भी होता होगा जी। इन सब चीज़ों के बीच में आप चूंकि अब परिवार भी संभाल रही हैं, मंच प्रदर्शन भी आपके होते रहते हैं। जी। मंच प्रदर्शन एक कठिन विधा है,
लाइव शास्त्रीय संगीत ही कठिन विधा है, पिछले वार्तालाप में भी मैंने यही बोला था। मंच प्रदर्शन उससे भी कठिन है। कठिन है। क्या भाव रहते हैं आपके उस समय, और जो आप बताना चाहेंगे कि क्योंकि मैंने आपके लगभग भोपाल में तो सारे कार्यक्रम मैंने सामने बैठ के देखे हैं, जी अच्छा लगता है देखने सुनने वाले को, तो करने वाले को क्या लगता है, ये महत्वपूर्ण है। जी सिखाती रहती हूँ और परफॉर्मर भी हूँ। और गृहस्थी अलग चीज़ है। गृहस्थी घर है, पति है, बच्चे हैं, सबकी उनकी अपने अब बहुएं भी हैं। जब तो सास भी बन गई हूँ तो उनके अपने समय के अनुसार उनके उनके अनुसार सब रेडी रहता है। मतलब मेरे पहले से ही प्रिपरेशन रहता है, कल मेरा प्रोग्राम है और कल मुझे क्या बनाना है, किसको कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, उनकी वो एक अलग चीज़ है, उसको हम साइड में रखते हैं। वो व्यवस्था करके ही रखती हूँ मैं। और रही संगीत की बात, जी, वो तो तालीम तो हमारी चलती ही रहती है। आज ये है तो मुझे इतने राग मुझे तैयारी करनी है, ये गाना है मुझे। और उसके अलावा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, कल मुझे परफॉर्म करना है वहाँ पे। तो मेरे गुरु, और अभी भी मेरे गुरु भाई है, मैं कर्नाटक प्रोग्राम अगर देने जाती हूँ, इतना केयर करते हैं। वो बोलते हैं सबसे पहले प्रॉपर नींद होनी चाहिए। वो आए थे यहाँ कभी? आए थे गुरु नाम? भाई उनका राज प्रभु धोत्रे जी। हाँ हाँ हाँ, वो हम थे शायद उस कार्यक्रम। जी, वो मेरे बड़े भाई के समान है मेरे लिए। जी जी। मैं वहाँ जाती हूँ कार्यक्रम देने के लिए, सबसे पहला उनका सवाल रहता है अच्छे से सोई कि नहीं। प्रॉपर नींद पहली बात, माइंड फ्रेश उससे होता है। बिल्कुल दिमाग में कुछ मत रखो, आराम से सो जाओ, नींद ले लो। और प्रॉपर तरीके से पानी पीना और हल्का भोजन लेना। टेंशन किसी चीज़ की नहीं, हालांकि मैं टेंशन लेती नहीं। सब लोग, मेरी शिष्याएं भी बोलती इतना कूल कैसे रहती है आप। तो पता नहीं, वो संगीत ही हो सकता है, हो सकता है क्या संगीत है मेरे साथ, इसलिए होगा। मैं कभी टेंशन किसी चीज़ की लेती नहीं हूँ, हमेशा कूल ही रहती हूँ। और ख़ास करके प्रोग्राम रहता है, हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचती रहती हूँ, उस राग के बारे में मैं सोचती रहती हूँ, उस गाने के बारे में मैं सोचती रहती हूँ। एकदम माइंड कूल करके रखती हूँ मैं। प्रॉपर तरीके से पानी पीना, प्रॉपर हल्का भोजन करना, प्रॉपर नींद लेना, माइंड कूल रखना। वाह, इसके साथ साथ मैंने एक अनुभव किया है पिछले कई साल में, और मुझे लगता है ये उचित है यहाँ पे उसकी बात की जाए जी। कि जितने भी आपके सह कलाकार रहे या स्टूडेंट रहे, जी एक गुरु होने के नाते या संगीत की शिक्षिका होने के नाते या एक स्त्री होने के नाते, मैंने कभी ये नहीं देखा कि आपने किसी के साथ कोई भेदभाव किया। ये कठिन, ये बहुत एक मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है ये। आप, क्योंकि रहता है बहुत से कलाकारों का बहुत कुछ जिसको स्वैग बोलते हैं, और रहने भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, पर मैंने कभी आपका तो नहीं देखा आज तक, आगे का नहीं पता। नहीं, यदि आपके साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मैं ऐसी रहूं हमेशा। नहीं, तानपुरा बजाने के लिए एक्स बैठा हो, वाई बैठा हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप उनके साथ भी एडजस्ट कर लेते हैं, तबले पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये सब जानना, इस समय बताना इसलिए जरूरी है कि जो स्टूडेंट्स को भी काम में आए और जो श्रोताओं के भी उपयोग में रहे। सबसे पहली बात, गुरु जी से मैंने ये बात सीखी हूँ, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं थे। वाह। कोई भी आए, बड़े आए, उनके पैर छूना सबसे पहला काम। और कभी भेदभाव रखा ही नहीं उन्होंने सिखाने में। मैं खुद उनके साथ एक शिष्या बन के सीखी हूँ। अगर एक्स्ट्रा मुझे कुछ चाहिए होता था, कोई होमवर्क देते थे, वो राग बता दिया, ताने तैयार करके आ जाओ। कई बार मुझे समझ में नहीं आता था कि कई क्लिष्ट राग होते हैं, वक्र वाले राग होते हैं, तो ताने कैसे करना चाहिए। वो वाला उम्र भी 10-12 साल की थी, 15 साल की थी। तो कभी डरते डरते मैं पूछती थी, खाना खाने के लिए बैठे हैं पिताजी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँ ये तान। तब वो बोलते थे कि आज गीता के घर जाओ, मतलब मेरी सह बैचमेट मेरी, उसके घर जाओ और उसके साथ बैठो, दोनों डिस्कस करो क्या करना चाहिए, और कल की क्लास में मुझे सुना देना। सही लगे तो ठीक है, नहीं तो क्या है मैं कल बता दूंगा। तो कहना ये है कि मैं बेटी करके मुझे कभी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला है, जितना उन लोगों को मिलता था उतना ही ट्रीटमेंट मुझे ही मिला है।
और वही शायद आपने अंगीकार किया हुआ है। बिल्कुल करना ही, सवाल ही नहीं, गुरु के सामने मुंह खोलना दूसरी बात। नहीं, और दूसरा नहीं, वही आज आप अपने शिष्यों के साथ वही कर रहे हैं। बिल्कुल वही करती हूँ मैं। क्योंकि ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, तो कोई बुराई नहीं है, मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूँ जी कि मैंने जी जी, देखा है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं वही चीज़ अपना लेती हूँ बच्चों के साथ। और आपने भी बोला भेदभाव की बात है, और ये चीज़ वो पिताजी से मैं सीखी हूँ। और यहाँ आने के बाद ना, कर्नाटक से मैं आई हूँ, आपको बता दिया था, बहुत डरते डरते आई थी, क्योंकि भाषा का प्रॉब्लम सबसे पहले था मेरे लिए, और किसी को जानती नहीं थी, ना मेरे कोई यहाँ रिश्तेदार, कोई नहीं था यहाँ पे, काफ़ी दूर से मैं आई हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ आने के बाद भोपाल से मुझे बहुत प्यार मिला है। कभी मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि तुम इतनी दूर से आई हो, कभी वो नहीं, खुद मंच दिया है मुझे यहाँ पे, तो मैं कैसे भेदभाव किससे कर सकती हूँ। जैसा कि आपने बताया, भोपाल आने के बाद जी। चूंकि आप कर्नाटक से थी, तो आपको यहाँ की हिंदी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज भी नहीं आती थी। मराठी आती होगी, नहीं आती होगी, पर बहुत से मराठी भाषी थे नहीं थे। संगीत के प्रति मैंने जो देखा है, आपका कोरवार जी, स्वर्गीय गुरु जी कोरवार जी से काफ़ी आशीर्वाद लेते रहे हैं आप उनसे। और गुरु किरण देशपांडे जी से भी आपका काफ़ी संपर्क संगीत के सिलसिले में रहा है। और इन दोनों से आपने मतलब क्या पाया, ये तो पूछना ही, क्योंकि उनसे तो मिल ही सकता है हमेशा। और कुमार बोस जी ने भी एक इंटरव्यू में बोला है कि कलाकार का जन्म ही देने के लिए होता है। सही बात है। और इन दोनों व्यक्तित्व का थोड़ा सा महिमा मंडन वो लोग डिजर्व करते हैं उस चीज़ को। जी तो आपका क्या व्यक्तिगत अनुभव रहा है उस सिलसिले में? जी, मैं वही बोल रही थी कि मैं भोपाल आई हूँ, तो मुझे किसी की पहचान नहीं थी यहाँ पे, तो मेरे अंदर एक सीखने का भूख था यहाँ पे। यहाँ कौन है सिखाने वाले? सिखाने का तो बहुत दूर की बात, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सिखाऊंगी, गुरु बनूंगी, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो एक बार मैं आकाशवाणी धारवाड़ में, मेरा प्रोग्राम तो यहाँ आने के बाद भी मैं जाती थी वहाँ पे, फिर वहाँ आकाशवाणी कलाकारों ने बोला कि यहीं से कर्नाटक से गए हैं सिद्धराम स्वामी कोरवार जी, वो आपके शहर में ही बसे हैं, तो उनसे एक बार आप मिल लीजिए। उनका फ़ोन नंबर दिया मुझे, फ़ोन करके हम उनके घर गए, हमारे घर के पास में ही था उनका घर। तो गए तो बहुत अच्छा लगा उनको भी, मतलब कन्नड़, हमारी लैंग्वेज में हमने बात किया, कन्नड़ में। तो उनकी क्लास चल रही थी उस समय, कीर्ति सूद जी बैठी थी, जी। शहर के जानी मानी गज़ल गायिका है। तो उन्होंने बोला, मुझे कुछ सुनाने के लिए बोला उन्होंने, तो मैंने कुछ हिंदी भजन वगैरह सुनाया था उनको। तो बोला, देखिए ये होता है कर्नाटक के कलाकार। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, कर्नाटक के नाम से उन्होंने मेरा पहचान करा दिया। तो फिर सीखने की बात की मैंने उनसे, तो उसी समय उनका फॉरेन टूर पे जाने वाले थे वो, 1 हफ्ते बाद, 6 महीने का उनका प्रोग्राम था। फिर हम निराश होके लौटे। फिर उसके बाद वही मेरे अंदर वही जिज्ञासा था कि सीखूं करके। लकीली मेरे पड़ोस में आजकल प्रसिद्ध कलाकार है शाश्वती मंडल, अच्छा। वो रहा करती थी हमारे पड़ोस में। तो उनकी माँ भी उनके साथ थी, वो भी अच्छी कलाकार थी, कमल मंडल उनका नाम, ग्वालियर घराने की। तो उन्होंने एक बार मेरा गाना सुना, तो उन्होंने बोला, क्या सीखोगी, रहने दो, तुम सिखाना शुरू कर दो, तुम्हारे अंदर वो है, कला है। तो हिम्मत तो हो ही नहीं कि सिखाना। वही फिर उसके बाद का मैंने बता दिया, हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, फिर शुरू कर दिया मैंने। बड़े कोरवार जी और किरण देशपांडे जी से आपने क्या हासिल किया, आपने बोला था ना जी। उनका आशीर्वाद लेना ही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज सभी के लिए वो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है सही में। एक बड़े कलाकार होके, मतलब हम जैसे बिल्कुल नए, चेहरा ही मेरा नया सबके लिए। तो उन्होंने मुझे बुला के बड़े मंच पर गवाया देशपांडे जी ने। वाह, क्या बात तो इससे बढ़कर और क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। बहुत अच्छा। तो सामने से उनका फ़ोन आया, जयश्री जी आपने वहाँ गाए हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर, मुझे पता नहीं उसके बारे में, तो आप वहाँ गा सकती है क्या? जी बिल्कुल, अगर आपने बुलाया तो मैं कुछ बाकी कुछ पूछा ही नहीं मैंने उनसे। देशपांडे जी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, तो और क्या मैं बोल सकती हूँ। इससे बड़ा आशीर्वाद भी और क्या, वही एक बड़ा हासिल है। मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ आके सबका प्यार और सबका आशीर्वाद मैंने यहाँ पे पाया है भोपाल में। वो मेरा जन्मभूमि है, तो ये मेरा कर्म भूमि मैं मानती हूँ।
अब ये कर्म भूमि में अभी आप संगीत शिक्षा में रत हैं, जी। तो अपने स्टूडेंट्स को या जो स्टूडेंट आज नहीं भी हैं, पहले थे, कईयों को मैं जानता हूँ, क्या संदेश देना चाहेंगे शास्त्रीय संगीत के सिलसिले में या संगीत के ही सिलसिले में? मैं कॉमनली सबके लिए मैं देना चाहती हूँ। जी। क्या है कि संगीत एक ऐसी कठिन विद्या है और वो साधना है। विद्या से ज़्यादा मैं उसको साधना कहती हूँ। साधना है और तपस्या है। अगर वाकई में आपको एक कलाकार बनना है तो आप बिल्कुल चंचल मत रहिए। वाह, क्या बात है ना। जिस गुरु से आप बने हैं बने रहिए और सीखिए, निरंतर सीखिए, सेवा करिए और रियाज तो ये तो सभी बोलते ही है। मैं खुद अपने लिए भी मैं इसको फॉलो करती हूँ। रियाज तो मस्ट है, रियाज करना ही है। सुर के साथ बने रहिए, बाकी चीज़ें दिमाग में मत रखिए, है ना। तो बस वही चीज़। वाह, बहुत बढ़िया। जयश्री जी, चलते चलते हम आपके मधुर कंठ से कुछ सुनना चाहेंगे और क्रम वही रखेंगे कि चूंकि आप शास्त्रीय संगीत में आपका लालन पालन हुआ है और अभी भी आप उसी में हैं, तो एक, हालांकि शास्त्रीय संगीत में छोटा सा तो कुछ नहीं होता, पर एक चीज और उसी से संबंधित कोई लोकप्रिय रचना होगी जी, तो वो अवश्य 2 लाइन गा के हमारे दर्शकों के लिए बताइए। ठीक है। छोटा सा 1-2 लाइन मेरे दिमाग में आ रहा है तो जी जी। राग बिहाग में वाह। सबसे पहले एक शास्त्रीय एक छोटा ख्याल है, वो मैं सुनाती हूँ आपको। राग बिहाग। सब सखियाँ चालो प्रभु के दर्शन, सब सखियाँ चालो प्रभु के दर्शन, धन धन भाग सुफल हो तनयन, धन धन भाग सुफल हो तनयन, सब सखियाँ चालो प्रभु के दर्शन। इसी श्रृंखला में एक फिल्मी सॉन्ग है, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। वाह, क्या बात है जयश्री जी। चर्चा समय की सीमा में बंधी रहती है, मन तो नहीं होता, क्योंकि जितनी ज्ञानवर्धक बातें हमको भी जानने मिल रही है और दर्शकों को भी, ये सिलसिला शायद चलते रहना चाहिए, पर आज की समय की सीमा हमको पालन करनी पड़ेगी। तो आपका स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको और HOTC चैनल को भी और सुनने वाले दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार।